सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जी के क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं और ये जो आप देखोगे कि ये चैप्टर 10 है, इमारतें, चित्र और किताबें। जो आज का जो ये चैप्टर है वो हिस्ट्री में जो 6th क्लास का है वो लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद हम लोग 7th क्लास की फिर पॉलिटी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है आज जो है हमें सीखना है इमारतें, चित्र और किताबें की इनसे हमें क्या जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन पे टेलीग्राम पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि डेली हम जो भी क्लास लेते हैं वो क्लास का जो भी पीडीएफ है ना वो यहाँ पे हम लोग अपलोड कर देते हैं। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड है और वो जो क्वेश्चंस है हम लोग उसमें डाल देते हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे @गौरव के मिश्रा 95 के नाम से आप लोग सर्च मार के चाहे तो इस चैनल को देख सकते हैं। ठीक है, जो ये यूट्यूब की हमारी 38th क्लास है। ठीक है, तो आज हम जो जानने वाले हैं वो है इमारतें, चित्र और किताबों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। धातु विज्ञान। अभी हम धातु विज्ञान के बारे में जानेंगे। ठीक है, किस तरीके से धातु का इस्तेमाल प्राचीन समय से होता आ रहा है। तो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि जो हड़प्पावासी थे वो किस तरीके से कुशल शिल्पी थे, कैसे थे। क्योंकि उन्होंने तांबे के धातु कर्म यानी धातु शोधन की जानकारी उनको थी। उन्होंने तांबा और टीन मिलाकर कांसे का निर्माण भी किया था। ठीक है जी, उनके जो उत्तराधिकारी थे, जो आने वाले जो उनकी जो कह सकते जो संतानें थी या उनके जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने लौह जो वो थे वो लौह युग से संबंधित थे। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं लौह स्तंभ के बारे में। ठीक है, लौह स्तंभ के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं लौह स्तंभ जो है कहाँ पे है, तो ये कुतुब मीनार के प्रांगण में स्थित है, महरौली, दिल्ली में। ठीक है, कुतुब मीनार परिसर में ये स्थित है। तो आप देखेंगे जो भारतीय जो शिल्पकार थे वो कुशलता का एक अद्भुत जो है उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर है। ऊंचाई जो है 7.2 मीटर है। ठीक है जी, और आप देखोगे कि जो इसका वजन है ना वो लगभग 3 टन के आसपास है। वजन जो है 3 टन के आसपास इसका वजन है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? निर्माण जो इसका हुआ था 1500 साल पहले। आज से 1500 साल पहले जो है इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, खुदे इसके ऊपर जो अभिलेख जो गुदे हुए हैं, जो चीजें जो लिखी हुई है ना, उससे पता चलता है चंद्र नामक शासक का उस पर जिक्र होता है। किसका होता है? चंद्र नामक शासक। चंद्र नामक शासक का जिक्र है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है वो शायद गुप्त वंश से जुड़े हुए रहे होंगे। ठीक है, इसकी खास बात क्या है? इस लौह स्तंभ की खास बात ये कि आज तक इसके ऊपर जो है जंग नहीं लगा है। आज तक जो है आज भी ना वैसे चमकदार है जैसे उस समय चमकदार हुआ करता था। ठीक है जी, अब चलिए बात करते हैं कि ईंट पत्थरों से जो बनी हुई इमारतें हैं उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, ईंट पत्थरों से आप देखेंगे कि कुछ चीजें जो बनी थी उस समय वो वैसे के वैसे ही आज भी जो है वैसे के वैसे ही खड़ी है मजबूती के साथ। ठीक है, तो शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे इमारतों में भी देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो टीला होता है। ठीक है, स्तूप क्या होते हैं? स्तूप, इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका मतलब होता है टीला। टीला, इसका अर्थ क्या होता है? टीला। अच्छा, स्तूप जो होते थे ना वो विभिन्न आकार में जो है बनाए जाते थे। कभी गोल बनाए जाते थे, कभी लंबे बनाए जाते थे, तो कभी बड़े या कभी छोटे होते थे। इन स्तूपों में एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इन स्तूपों में एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता। डिब्बा क्यों रखा जाता था? क्योंकि इसमें बुद्ध या उससे जो बुद्ध जो थे या और उनके जो अनुयायी थे ना, उनके शरीर के
आप कह सकते हो कोई अवशेष जैसे दांत हो गई, हड्डी हो गई, या राख हो गई, या आप कह सकते हो कीमती कोई पत्थर हुआ या सिक्के, इस तरीके से रखे जाते थे। इसे जो है हम धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो चीजें रखी जाती थी उसको हम क्या बोलते हैं? धातु मंजूषा। क्या बोलते हैं जी? इसको हम बोलते हैं जी धातु मंजूषा। ठीक है, जो प्रारंभिक स्तूप थे वो धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। ठीक है, और आप देखोगे जो स्तूपों के चारों ओर वृत्ताकार पथ था जिसको हम प्रदक्षिणा पथ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया ना कई बार पूछा गया, ये जो चीजें आती ना, आप ये मत सोचो कि 6 क्लास की बुक का है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्तूपों के चारों ओर जो वृत्ताकार जो पथ होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा पथ। यानी स्तूपों के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होता है, जो स्तूप बीच में है और स्तूप के चारों तरफ जो गोल जो पथ बना होता है ना, उसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है रेलिंग बनी हुई होती है, रेलिंग, पत्थरों की रेलिंग होती है जिसे घेर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेदिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? उसको हम वेदिका बोलते हैं। ठीक है, उसको हम वेदिका बोलते हैं। कई बार पहाड़ियों को काटकर जो है गुफाएं बनाई गई थी, कई बार पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई गई थी। बहुत मुश्किल काम होता था। ठीक है, बहुत ही मुश्किल काम होता था। मान लीजिए कितना बड़ा शिलाखंड है, उसको किस तरीके से उसको काटा जाता है, किस तरीके से गुफाएं बनाई, आगे हम बात करने वाले इसके बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये हो जाती हैं। इस काल में हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ था। इसी काल में जो है हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिसमें आप देखेंगे जिस तरीके से आज हम विष्णु की, शिव की, दुर्गा जी की पूजा जो करते हैं, उसी तरीके से उस समय में जो है विष्णु, शिव और दुर्गा की पूजा हुआ करती थी। अब आप देखिए कि किस तरीके से वो चीजें बनाई जाती थी। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। अब मंदिरों के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो मंदिर होते थे, मंदिर कैसे होते थे? तो मंदिरों में किसकी पूजा होती थी? विष्णु की होती थी, शिव की होती थी, दुर्गा की पूजा होती थी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण जो चीजें होती थी जब मंदिर बनाया जाता था, मंदिर का एक जो आप देखोगे जहां मूर्ति रखी जाती थी ना, जहां मूर्ति रखी जाती थी उसको हम गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह, यानी गर्भगृह क्या होता है? मूर्ति रखने का स्थान, मूर्ति का स्थान, यानी जहां मूर्ति रखी जाती थी उसे हम गर्भगृह कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां मूर्ति रखी जाती है उसको क्या बोला जाता था, उस जगह को क्या कहते थे? तो उसको, उस जगह को हम लोग गर्भगृह कहते थे। ठीक है, पुरोहित जो होते थे उस समय वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे, और जो भक्त होते थे वो पूजा पाठ करने के लिए जो है वो लोग आते थे। ठीक है जी, अधिकतर मंदिरों के मंडप में गर्भगृह जो है होता था। आप देखोगे जो अधिकतर जो मंदिरों के जो मंडप होते थे ना, वहां पे जो है इस तरीके की जो गर्भगृह होती थी। लोग, एक सभागार होता था। ठीक है, ये भी जो है चीजें आप याद रखिए। सभागार, सभागार क्या होता है? तो सभागार जो था, यहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे और दिन प्रतिदिन की चर्चाएं यहाँ पे होती थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में एक ऐसा ही मंदिर है जो 1500 साल पहले बना था, और जो पकी ईंटों और जो है पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। कहां पे बनाया गया था जी? भीतर गांव में। भीतर गांव कहां पे है ये? उत्तर प्रदेश। ये जो भीतर गांव है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाबलीपुरम की। महाबलीपुरम और जो एहोल जो जगह है, इन जो शहरों में पत्थरों से बने हुए कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। आप देखोगे कि जो ये मंदिर ना एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए जाते थे, और आप देखोगे कि इतना बड़ा शिलाखंड है। ठीक है, इतनी बड़ी पहाड़ी है। ठीक है, और पहाड़ी को जो है काट कर किस तरीके से उसको बनाया, कितनी मेहनत लगती थी, कितना खर्चा लगता होगा, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो एक जो शिलाखंड होता था बड़ा, उस पहाड़ी को जो है तराश कर जो है वो बनाया जाता था। इसको हम एकाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाश्म। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एकाश्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं
कि जो मंदिर है और जो स्तूप होते थे वो किस तरीके से बनाए जाते थे, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि जो स्तूप और मंदिर थे इनकी कई अवस्थाएं होती थी, ठीक है। आप देखोगे कि जो इनके जो बनावट में ना काफी खर्च होता था, और आम तौर पे भाई आम आदमी तो दे नहीं सकते इतने पैसे, तो राजा और रानी जो होते थे ना उस समय इनको बनवाते थे। अच्छे किस्म के जो होते थे उनको ढूंढा जाता था, ठीक है। आप इसकी वो देख लो कि किस तरीके से क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ता था। तो अच्छे किस्म के पत्थरों को ढूंढना पड़ता था, शिलाखंडों को खोदकर निकालना पड़ता था, जहां मंदिर बनाना है वहां उसको पहुंचाना है, ठीक है। काट छाट तराशने के बाद जो है खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार जो है दिया जाता था, ठीक है। फिर सही जगह पर उनको लगाया जाता था। इन इमारतों की सजावट की जाती थी, और सजावट कौन करते थे? इनकी सजावट के लिए जो है व्यापारी, कृषक, आप देखो कि माला बनाने वाले लोग, इत्र बनाने वाले लोग, लोहार, सोनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष होते थे जो पैसे देते थे। ऐसे लोगों के नाम ना इनके जो खंबे बने हुए थे, खंबे और रेलिंगों की दीवारों दीवारों पे इनके नाम खुदे हुए हैं। नहीं तो हमको कैसे पता चलता है कि इस तरीके से कौन कौन लोग थे और कौन कौन लोग इनमें शामिल हुआ करते थे बनाने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं चित्रकला की, ठीक है। अब हम बात करते हैं चित्रकला। चित्रकला के नमूने हम देखेंगे कि उस समय के जो चित्रकला के कुछ नमूने भी हुआ करते थे, ठीक है। तो किस तरीके से चित्रकला के नमूने थे? आपने अजंता की गुफाओं के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। जो यहाँ की ज्यादातर जो गुफाएं हैं ना वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार हैं। कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है, ठीक है। गुफा में अंधेरा होने के कारण ज्यादातर जो जो चित्र थे वो मशाल, जो जैसे मशाल होते हैं जब रोशनी करते हैं उन मशालों की रोशनी में उनको बनाए गए थे। इन चित्रों के जो रंग है 1500 साल बाद भी चमकदार हैं, ठीक है। इन चित्रों के जो रंग है वो 1500 साल बाद भी 1500 साल बाद भी जो है चमकदार हैं। और उनको किन चीजों से बनाया जाता था? तो ये जो रंग बनाए जाते थे ना, ये रंग जो था वो पौधों और खनिजों से बनाए जाते थे। किससे? ये रंग जो थे वो पौधों और खनिजों से बनाए जाते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुस्तकों के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुस्तकों के बारे में। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है पुस्तकें थी। तो आप देखेंगे उस समय की जितनी भी पुस्तकें थी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और जिनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचनाएं की गई हैं। आप देखोगे कि इन रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं लिखी गई हैं। देवताओं से जुड़ी, जो देवता थे वो देवता से जुड़ी कहानियां लिखी गई हैं। आप देखोगे कि 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पद्दिकारम की जो है रचना इलांगो नामक कवि ने लिखी थी। शिल्पद्दिकारम। शिल्पद्दिकारम नामक जो रचना इलांगो ने लिखी थी, ठीक है। ये तमिल महाकाव्य 1800 साल पहले इसकी रचना की गई थी, शिल्पद्दिकारम, ठीक है। और इसकी रचना किसने की थी? इलांगो ने इसकी रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। इसी सीरीज में हम लोग बात करेंगे कोवलम नामक जो व्यापारी की कहानी है, जो इसमें शिल्पद्दिकारम में ना कोवलम नामक व्यापारी की कहानी है। अब दूसरे जो तमिल महाकाव्य की बात करते हैं, दूसरा तमिल महाकाव्य है, ये जो महाकाव्य है मणिमेखलई के नाम से जाना जाता है। मणिमेखलई के नाम से जाना जाता है। और मणिमेखलई जो ये 1800 ईस्वी में बना था ना, ये 1800 में, सॉरी आज से 1800 साल पहले था, और ये था आज से 1400 साल पहले।
यानी आप देख सकते हो कि 400 साल का जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, आप देख सकते हो। तो आप देखोगे कि जो मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले जो है लिखा गया था। और जो इसके जो कवि थे ना, जो इसके जो लेखक थे वो सत्यनार थे। इसके जो लेखक थे कौन थे? सत्यनार। इसके लेखक सत्यनार थे। अच्छा, इनकी जो पांडुलिपियां है पहले कहीं गुम हो गई थी, लेकिन अभी 100 साल जो पहले इनकी पांडुलिपियां लगभग मिली हैं। ठीक है, तो तब इनके बारे में जो है पता चला है। इसमें जो है एक कालिदास का नाम भी आप जोड़ लीजिए। कालिदास, कालिदास के बारे में हमने पिछली कक्षा में जो है चर्चा की थी। आपने कालिदास का जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में हमने बात की थी, पिछली क्लास में चर्चा की थी। तो कालिदास जो है संस्कृत में लिखते थे। ठीक है, और जो इनकी जो रचना थी वो लगभग 1600 साल पहले की है। 1600 साल पहले अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में हम लोगों ने बात की थी पिछली कक्षा में। तो जो इनकी जो आप देखोगे जो कालिदास की जो रचना है वो लगभग 1600 साल पहले की है। अब हम बात करते हैं कि पुरानी जो कहानियां हैं, कुछ पुरानी कहानियां हैं और उनका कुछ संकलन भी किया गया। ठीक है जी, पुरानी कहानियां और उनका संकलन भी किया गया। तो पुरानी कहानियों में किस किस का नाम ले सकते हैं हम? पुरानी कहानियों में आप देखोगे कि जो महाभारत है, रामायण है, ठीक है, इसके अलावा पुराण है आप देखेंगे। फिर इसके अलावा आप देखो मद भगवत गीता है। इस तरीके से हम लोग काफी चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां हैं, बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी। इनमें पुराण भी शामिल है। जैसे मैंने आपको बताया, पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन होता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। आप पुराणों में आप देखोगे कि पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। जो अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जो अधिकतर जो पुराण है ना वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। आप इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पुस्तकों के बारे में तो जरूर क्वेश्चन में कुछ एग्जाम्स में ना कुछ जरूर क्वेश्चन जो है बनते हैं पुस्तकों के बारे में, वो लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि पुराण जो सरल संस्कृत में लिखे गए थे। इसके अलावा दो संस्कृत महाकाव्य के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक महाकाव्य हो गया आपका महाभारत, जैसे मैंने बताया महाकाव्य महाभारत। महाभारत के बारे में तो मुझे लगता है सब लोग जानते ही होंगे कि महाभारत क्या है और महाभारत में क्या क्या चीजों का जो है वर्णन किया गया है। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत जो था मुख्यतः कौरव और पांडवों की बीच के युद्ध की कहानी है। ठीक है, और इसके अलावा एक रामायण है। रामायण के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। रामायण के बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें थी ना, ये काफी लंबे अरसे तक लोकप्रिय रही हैं। और ये लगभग 1500 साल पहले, ये जो दोनों है लगभग 1500 साल पहले इनको लिखा गया। अच्छा, अब जो है मान लीजिए पुराण और जो महाभारत ना, जो पुराण आप देखोगे, जो पुराण है ये जैसे पुराण है और ये महाभारत है। ठीक है, पुराण और महाभारतों का जो है रचयिता किसे माना जाता है? वेद व्यास को माना जाता है। पुराण और महाभारत का रचयिता किसे माना जाता है? वेद व्यास को माना जाता है, जिनको व्यास भी बोला जाता था। ये एक ऋषि थे। ठीक है, इनको इसका जो है आप कहोगे कि इसका रचयिता इनको माना जाता है। ठीक है जी, अब जो है इन्होंने इसका मतलब इन्होंने संकलन किया है इसका। ठीक है, इन्होंने जो है संकलन इसका किया है। तो इसके अलावा जो महाभारत के अंदर ना मद भगवत गीता भी है। ठीक है, महाभारत के अंदर मद भगवत गीता भी है महाभारत के ही अंदर। ठीक है जी, आप इसके अलावा जो है रामायण की जो कथा के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं।
जानते हैं कौशल प्रदेश के बारे में, वहाँ के राजकुमार जो है राम हुआ करते थे। और राम की कहानी जो थी उनको ये है कि उनको वनवास मिला उनके पिता से, ठीक है। वो 14 साल तक वनवास उन्होंने काटा। वहीं वनवास के दौरान ही सीता जी का जो है हरण कर लिया गया रावण के द्वारा। तो किस तरीके से राम ने अपनी रणनीति बनाई, किस तरीके से सीता जी को उन्होंने ढूंढा, ठीक है। किस तरीके से हनुमान जी की सहायता ली, किस तरीके से और दूसरे लोगों की सहायता से उन्होंने सीता जी को ढूंढा, रावण का वध किया और वापस जो कौशल की जो राजधानी थी वो अयोध्या, वो किस तरीके से अयोध्या वापस लेके उनको लौटे थे। जो संस्कृत का जो मूलतः आप देखोगे, जो जो इसकी जो मूल जो रचना थी वो संस्कृत में की गई रामायण की, और इसके लेखक जो है वाल्मीकि माने जाते हैं। कौन माने जाता है? वाल्मीकि। मूलतः ये संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है। मूलतः संस्कृत, मूलतः जो है ये संस्कृत में लिखी गई थी रचना। और इसके रचयिता जो कौन माने जाते हैं? इसके रचयिता जो है वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि जो है इनके रचयिता माने जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उस समय आम लोग क्या कर रहे थे। उस समय आम लोगों ने भी कई कविताएं लिखी, गीतों की रचना की, लोग गाने गाते थे, नाचते थे, नाटक खेलते थे, जातक कथाओं का भी जातक कथाओं की भी चर्चा करते थे। इस समय जो जातक कथाएं तो अक्सर मतलब स्तूपों की आप देखोगे ना कि स्तूपों की जो रेलिंगों पर और जनता की जो चित्र में दर्शाई गई हैं जातक कथाएं, तो काफी मतलब ना उस समय भी लोग इस तरीके से इन सब चीजों को लिखने में जो है काफी जो है आप देखोगे कि काफी समय व्यतीत करते थे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। हमने जो इमारतें, चित्र और किताबों से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, किस तरीके से वो समय हुआ करता था, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो है उस तरीके से हमने जो है सीखी हैं, ठीक है। लौह स्तंभ के बारे में हमने बात की है, ठीक है। इसके बारे में हमने मंदिरों के बारे में बात की, उनके स्तूपों के बारे में बात किया है, ठीक है। महाबलीपुरम के बारे में, अहुल के बारे में हमने बात की। स्तूप और मंदिर किस तरीके से जो बनाए जाते थे, चित्रकला का उपयोग किस तरीके से हुआ, पुस्तकों के बारे में भी हमने बात की है, ठीक है। उसके बाद हमने कहानियों का संकलन भी देखा, किस तरीके से कहानियां बनाई जाती थी। हमने रामायण और महाभारत के बारे में बात की, मद्भगवत गीता के बारे में बात की, पुराण के बारे में बात की हमने, ठीक है। फिर हमने लास्ट में आम लोगों के बारे में जो जानकारियां इकट्ठी की हैं। सो जो इस चैप्टर में इतना ही था। अब जो है ना, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम लोग 7th क्लास की पॉलिटी से फिर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमको सपोर्ट करिए, सपोर्ट करेंगे तभी हम और अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि जब हमें लगेगा कि भाई आप लोगों को भी जरूरत है, जिस तरीके से जैसे हम मैं भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि इंसान जिंदगी भर सीखता है, ठीक है। इंसान जो है जिंदगी भर सीखता है, और कभी कोई 100% तो हो नहीं सकता, कभी कोई 100% परफेक्ट हो नहीं सकता। उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो है कमियां सबके अंदर होती हैं। इंसान सीखने के लिए ही पैदा हुआ है, ठीक है। इंसान जो है सीखने के लिए ही पैदा हुआ है। तो आप लोग अपने कुछ चीज़ें आप लोग से हमें सीखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें हमसे आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो मिल बांट के हम लोग जो है आराम से अपनी तैयारियां करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए और अपना जो है अच्छे से अच्छा दीजिए, ठीक है। बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, दूसरों की बातों को मत सुनिए, उनको इग्नोर करिए, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। क्योंकि लोग तो बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको भाई उनको तो बोलने से मतलब है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना अच्छे से मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है ना मैं हूँ या आप हो, हम लोगों को अपना काम में लगे रहना चाहिए, ठीक है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या करता है। बुराई उन्हीं की होती है जो आगे बढ़ता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, लोग उन्हीं की बुराई करते हैं ना, उन्हीं लोगों की बुराई करते हैं जिससे लगता है कि वो इंसान जो है आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है, ठीक है। लोग उन्हीं की बुराई करते हैं। बुरे आदमी को कौन कहता है? बुरे आदमी को तो सबको पता है कि हाँ भैया ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसे कहानियां जो है लोग बनाते हैं बैठे बैठे, ठीक है। तो बुराई भी उन्हीं की होती है जो अच्छा करता है। जिस दिन आप कुछ बन जाएंगे तो उस दिन आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उन सबको जवाब अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। सो अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है तो आप जो है अपना ध्यान रखिए, थोड़ा बच के रहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत अच्छी रहेगी तो दिमाग अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो
आज की क्लास में इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ठीक है। और कोशिश किया करिए कि पूरा टॉपिक को आप लोग समझे, पूरा टॉपिक को आप लोग देखें। नहीं समझ में आता तो आप पॉज करके देख सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम लोग जरूर मैसेज का रिप्लाई करेंगे। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो हम लोग उसको समझाने की फिर से कोशिश करेंगे, उस चीज को हम एक बार फिर से आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा ना कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें जो है समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि टॉपिक को पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आज की जो क्लास है इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।